हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन द पीडब्ल्यू। और आज हम बात करने वाले हैं अपने सार्थक यूजीसी नेट दिसंबर 2023 बैच की। और हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग यूनिट नंबर 2। और हम स्पेसिफिकली आज बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद इंड एस एंड अलॉन्ग विद द IFRS एज वेल। सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे, डिटेल्ड में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो वी आर कंसर्न विद एवरी ऑप्शंस जो भी हमारे पास क्वेश्चंस में है, और पास्ट ईयर्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अलॉन्ग विद द कंसेप्ट हम उसके साथ अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सिंपल फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म, जहां पर आपके पास दो पार्टनर्स दिए हैं और हमें यहां पर बताना है रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस। रियलाइजेशन की जब हमारे पास बात हो रही है तो इसका मतलब है कि जो पार्टनर्स हैं उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया है, और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जो हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस है वो कितना है वो हमें बताना है। So A and B are two equal partners and the partnership when dissolved the capital are 40,000 and 50,000 respectively। तो उनकी जो अभी पूंजी है A और B की वो है 40,000 और 50,000, और सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को सेटल करने के बाद हमारे पास कैश बैलेंस बचता है 80,000। अब आप सोचे जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो 40,000 और 50,000, मतलब पार्टनर्स ने जो पार्टनर्स की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है वो है 90,000, और अपनी सारी एसेट्स को बेचने के बाद और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद हमारे पास कैश का बैलेंस जो बचता है वो आता है 80,000। और हमसे ये पूछा है प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन बताएं कितना होगा। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट भी बना सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट जब आप यहां पर बनाएंगे तो एसेट्स बिकेंगी हमारे पास, हम एंट्री करेंगे दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे पास पैसा आ जाएगा, और यहां पर हमारे पास एसेट और लाइबिलिटी का क्यूमुलेटिव बैलेंस दिया है जो कि हमारे पास कितना आ रहा है 80,000। 80,000 हमारे पास 80,000 का हमारे पास कैश बैलेंस है। और अगर हम एस की कैपिटल की बात करें और बीस की कैपिटल की बात करें तो ये हमारे पास ड्यू अमाउंट है जो ए और बी को देना है, और ये हमारे पास है 40,000 और 50,000। मतलब पार्टनर्स की जो बेसिकली पार्टनरशिप फॉर्म से कैपिटल लेनी है वो है आपके पास 90,000। एसेट्स और लाइबिलिटी को सेटल करने के बाद हमारे पास रियलाइजेशन होता है 80,000 का। तो क्या हमारे पास सारा का सारा कैपिटल का बैलेंस पार्टनर का रीपे हुआ? नहीं हुआ। तो यहां पर हमारे पास लॉस आ जाएगा कितना, जो कि आपके पास है 10,000। सो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। रियलाइजेशन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स जब हमारे पास रियलाइज होंगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, लाइबिलिटीज जब हम पे करेंगे तो हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट भी आप बना सकते हैं अगर हमारे पास एसेट और लाइबिलिटीज के इंडिविजुअल रियलाइजेशन बैलेंस दे रखे हैं, तब हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। बट यहां पर सिंपल हमें जितनी इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से हमारे पास 10,000 रुपए का लॉस है रियलाइजेशन पे, बिकॉज पार्टनर्स का जो टोटल कैपिटल बैलेंस है वो हमारे पास रियलाइज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। सो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए एक आधा क्वेश्चन हमारे पास कॉस्टिंग या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी आ सकता है, बट आने वाली क्लासेस में हम उसे भी फर्दर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज फ्रॉम योर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पर हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। अब सबसे पहले आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को समझें कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता क्या है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जब हम बात करते हैं, एबीसी कॉस्टिंग की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर हम अपनी कॉस्ट को असाइन करते हैं एज पर द एक्टिविटीज। असाइनमेंट ऑफ द कॉस्ट एज पर एक्टिविटी। असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब हम यहां पर वर्ड असाइनमेंट भी यूज कर सकते हैं और हम यहां पर वर्ड एलोकेशन भी यूज कर सकते हैं। जो जैसे जैसे हमारे पास किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में कुछ कॉमन खर्चे हैं, मान लीजिए मैं यहां पर कॉमन खर्चे ले लेता हूं से हमारे पास पर्टिकुलरली फैक्ट्री का रेंट है। हमें फैक्ट्री का रेंट दे रखा है मान लीजिए 90,000,
और इस फैक्ट्री के 90,000 रेंट को हमें अलग अलग किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी पर असाइन करना है। ये हमारा एक कॉमन खर्चा है। अब कॉमन खर्चे को हमें अलग अलग पर्टिकुलरली किसी भी एक्टिविटी पर असाइन करना है। वो आपके पास नंबर ऑफ मशीन हो सकती हैं, वो आपके पास नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्क्वायर फीट हो सकता है जो फैक्ट्री का एरिया है। कॉमन कॉस्ट को डिवाइड करना किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के बेस पे वो कहलाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये कॉमन कॉस्ट क्या हो सकती है? फैक्ट्री का रेंट हो सकता है, सुपरविजन कॉस्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। और जिस पर्टिकुलर बेस पर ये कॉमन कॉस्ट मतलब जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट पूल, जिस पर्टिकुलर बेस पर इस कॉमन कॉस्ट को असाइन किया जाता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। अब यहां पर भी फैक्ट्री का रेंट है और मान लीजिए मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है पर्टिकुलर फैक्ट्री में, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट 3। अब फैक्ट्री का जो मेरे पास एरिया है वो टोटल 100% है और डिपार्टमेंट 1 मान लीजिए यूटिलाइज करता है 50% एरिया, डिपार्टमेंट 2 यूटिलाइज करता है 30% एरिया और डिपार्टमेंट 3 यूज करता है 20% एरिया। अब इसमें से जो 90,000 की कॉस्ट है मैं 50% डिपार्टमेंट 1 को दे दूंगा। ये जो मैंने बेसिकली एरिया असाइन करा है ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? कॉस्ट ड्राइवर। ये कॉस्ट ड्राइवर आपका मेरे एग्जांपल में एरिया है। ये आपके पास कॉस्ट ड्राइवर मशीन आर हो सकते हैं, लेबर आर हो सकते हैं। तो पर्टिकुलरली एक कॉस्ट ड्राइवर के बेस पर हम अपनी कॉमन कॉस्ट को जब असाइन कर रहे हैं इसी को हम बोलते हैं क्या? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, दैट इज एबीसी कॉस्टिंग। अब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम इस तरीके से कॉस्ट को असाइन करते हैं, बट कभी कभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सुटेबल नहीं होता। कब कब नहीं होता, यही हमारे पास लिमिटेशन है किसकी? एबीसी सिस्टम की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब मेरे पास ये 90,000, खाली मैंने एक एग्जांपल लिया है, मेरे पास बहुत सारी कॉस्ट होंगी तो कहीं ना कहीं मुझे सबके लिए ड्राइवर को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद कॉस्ट को एलोकेट करना, दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो मुझे अलग से इसके लिए एक्सपेंसेस भी इंकर्ड करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन है एबीसी कॉस्टिंग की। तो एक बार अगर हम इन लिमिटेशंस पर नजर मारें तो सबसे पहले आ रहा है आपके पास सब्सटैंशियल रिसोर्सेज चाहिए जो कि हमारे लिए कॉस्टली है, बिकॉज यहां पर टाइम भी लगेगा और हमारे एडिशनल एक्सपेंसेस भी होंगे। ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम, अभी तो हम खाली एक ही कॉस्ट देख रहे हैं। हर पर्टिकुलर कॉमन कॉस्ट के लिए कॉस्ट ड्राइवर अलग होगा। कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करना और सुटेबल कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करना, ये एक इनिशियली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें लॉट ऑफ एनालिसिस हमें करना पड़ता है और साथ ही साथ कैलकुलेशंस भी इसमें जो है वो काफी परफॉर्म होती हैं। इसके अलावा छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल ये नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिकॉज अगर एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है और हम वहां पर एबीसी कॉस्टिंग लगाएं तो माइट भी वहां पर कॉमन कॉस्ट 1 या 2 होंगी, कॉस्ट ड्राइवर भी 1 या 2 होंगे। तो बेटर है उन सबको हम इकट्ठा P&L में भेज दें, अदरवाइज हमारी जो कॉस्ट है एबीसी को इंप्लीमेंट करने की वो काफी ज्यादा हो जाएगी। तो जहां पर बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां पर हमारे पास डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वहां पर हम इसका यूज करते हैं, इसलिए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हम इसका यूज नहीं करते। एंड नंबर 4 वी हैव, इसको इजिली मिस इंटरप्रिटेट किया जा सकता है अगर हम इसे यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग में। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जनरली हम यूज करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के लिए, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी संक कॉस्ट है जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट है अगर आप लिंक करेंगे तो। अब यहां पर डिसीजन मेकिंग के लिए हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की ऑब्लिगेशन ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलरेडी कमिटेड है, तो कहीं ना कहीं ये इररेलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। किस तरीके की डिसीजन मेकिंग? हमने कहा डिपार्टमेंट 1 पे 50% असाइन कर दिया और हम यहां पर अगर ये एनालाइज करें कि डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट ज्यादा है तो इसका प्रॉफिट भी ज्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हो सकता है ये इंटर डिपार्टमेंट हो, डिपार्टमेंट 1 का आउटपुट डिपार्टमेंट 2 पे जाता हो और हम अननेसेसरी डिपार्टमेंट 1 के जो एनालिसिस है रिगार्डिंग द प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू, जो इनका इंटर डिपार्टमेंट प्रोसेस है, उस पर हम डिसीजन ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए सही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हम इसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। ये खाली हमारा एक इंटरनल प्रोसेस है विद इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम
डिसीजंस जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड कॉस्ट को लेकर है उसे एनालाइज कर पाए, बट इसके बेस पे हम किसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। जून 2023 आपके पास रीसेंट का ये क्वेश्चन है और शिफ्ट 1 से ये हमारे पास सवाल है। तो हमें बताना है कौन सी लिमिटेशन नहीं है। Which of the following is not the limitation? कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, शायद हमने नहीं पढ़ा हुआ, माइट बी एबीसी कॉस्टिंग स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल अगर आप पढ़ेंगे ऑप्शंस को तो शायद आप एनालाइज कर पाएंगे इवन इफ आपने टॉपिक कवर्ड नहीं करा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स वेरियस सपोर्ट एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट। अब यहां पर बात हो रही है सपोर्ट एक्टिविटी की। अगर सपोर्ट एक्टिविटीज की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं तो ये एडवांटेज होगा। इट इन्वॉल्व्स वेरियस सपोर्ट एक्टिविटीज। सपोर्ट एक्टिविटीज किस तरीके की? एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जैसे हमने कॉस्ट को निकाला तो कॉस्ट के एनालिसिस के लिए एक तरीके से ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। और अगर बात सपोर्ट की हो रही है तो ये एडवांटेज है, दैट शुड नॉट बी द लिमिटेशन। बट स्टिल बाकी के पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ये हमारी लिमिटेशंस में भी था ही कि डिसीजन मेकिंग में हम इसे यूज नहीं कर सकते। बात कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट हमारे लिए डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट है नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो बेसिकली लिमिटेशन है। हमें बताना है नॉट द लिमिटेशन। ऑल कॉस्ट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इजिली विद अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो हमने बात करी कॉस्ट ड्राइवर की। अब एक कॉस्ट ड्राइवर से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे खर्चे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास जो मिसलेनियस है, मेरे पास जो ऑयलिंग का है एक्सपेंस किसी पर्टिकुलर मशीन में ऑयल का जो कंजम्पशन है वो ज्यादा है, किसी में कम है। तो जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं मैं सारे के सारे एबीसी में ट्रैक नहीं कर सकता, एंड दैट इज व्हाट इफ दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। तो एबीसी का तो प्रॉपर हम एग्जैक्टली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक्चुअल यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पाए। तो ये भी क्या है, ये आपका एक तरीके का लिमिटेशन है, बिकॉज हर तरीके की कॉस्ट में हम इसका यूज नहीं कर सकते। एंड सेटअप कॉस्ट एज वेल एज कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड अपडेटेड द एबीसी सिस्टम्स आर वेरी हाई। इसकी भी हमने चर्चा करी। एबीसी सिस्टम स्टार्टिंग में जब हम इंप्लीमेंट करेंगे उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग है, सो दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। और हमारे पास जब सपोर्ट की बात हो गई तो दैट इज इन टर्म्स ऑफ एडवांटेज एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ लिमिटेशन। सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए जो आपके पास लिमिटेशन नहीं है एग्जैक्टली किसकी? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चन है, टाइम देंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। सो प्लीज चीजों को मगअप मत कीजिएगा, हर टॉपिक को समझ के चलिएगा। हाँ जी, यहां पर बहुत सारा डाउट आते हैं। हमारे सिलेबस में एएस भी है, इंड एएस भी है, आईएफआरएस भी है। यस बिल्कुल है, आपको यहां पर एएस, इंड एएस और आईएफआरएस याद करने ही करने हैं। और हमारे पास क्वेश्चन है इसमें से कि चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट का हमारे पास जो इंड एएस है वो कौन सा है। अब मैं आपको यहां पर सजेशन दूंगा, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बताया तो ये किस तरीके से है। ये हमारे पास टेबल नंबर 1 है और ये हमारे पास टेबल नंबर 2 है। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इससे रिलेटेड मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे एएस और इंड एएस एक कॉमन मैच बना दिया है, तो आप इसे लर्न कर लेंगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। हमारे पास जैसे इन्वेंट्री का एएस 2 है, इंड एएस भी हमारे पास इन्वेंट्री का 2 है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम एएस 3 में पढ़ते हैं, बट हम इंड एएस में देखेंगे तो वो इंड एएस 7 है। अब मैं यहां पर आईएफआरएस भी ऐड कर सकता था, बट कहीं ना कहीं मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप आईएफआरएस खुद लिखें और आपको चीजें खुद रिटेन हो जाएंगी। बट ये फॉर्मेट आपके रजिस्टर में होना चाहिए। हमारे पास एक तरफ आ जाएगा टाइटल और उस टाइटल से रिलेटेड एएस कौन सा है और इंड एएस कौन सा है, ये आपके पास कंपैरिजन से रहेगा। जहां पर एनए लिखा है वहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग जो एएस है हमारे पास वो नहीं है, इसलिए यहां पर लिख दिया गया है नॉट एप्लीकेबल। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं इंड एएस 21 की। तो ये आपके पास इंड एएस 21 जो कि फॉरेन एक्सचेंज का है। ऑलमोस्ट
आपके पास यहां पर एएस और इंड एएस की लिस्ट कवर्ड हो जाती है, ऑलरेडी शेयर है, बट स्टिल जिन्होंने नहीं देखा है वो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हमारे पास नाम को लेकर, नंबर को लेकर, मैच द फॉलोइंग को लेकर आता ही आता है। सो आई होप यहां पे आपको कंपैरिजन मिल गया और आप इजीली कर पाएंगे। अर्निंग पर शेयर भी आपसे काफी बार पूछा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 है और कॉरस्पॉन्डिंग इंड एएस देखेंगे तो इंड एएस 33 है जो कि बात करता है अर्निंग पर शेयर की। ठीक, चलिए तो यहां से हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो सिंपली आ जाएगा क्या, इंड एएस 21। यस, चलिए हाँ, आप कॉरस्पॉन्डिंग जब इसकी नोटिंग करेंगे तो यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एएस और इसका जरूर लिख लेंगे, इससे चीजें आपके माइंड में रिटेन हो जाएंगी, हमारे पास क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास बाकी इंड एएस है उसका एएस कौन सा है, टाइटल कौन सा है, ये जरूर आप प्लीज लर्न कर लीजिएगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे। Policy of playing safe. Policy of playing safe followed by the accountant is based on which of the following concept? अकाउंटेंट द्वारा अपनाई जाने वाली सुरक्षित रहने की नीति निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है? सो कौन सा प्रिंसिपल बात करता है प्लेइंग सेफ की? प्लेइंग सेफ समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? आने वाले मुनाफों को बुक मत करो, लेकिन जो आने वाला घाटा है उसे इमीडिएट बुक कर लो। प्लेइंग सेफ मतलब इसमें क्या हुआ, जो हमारा घाटा होने वाला है वो तो हमने आज ही सोच लिया कि होगा ही होगा, नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया है, हो गया तो हम तो मानकर चल रहे हैं कि ये तो होना ही था। और प्रॉफिट हो सकता है फ्यूचर में ना हो, हमने माना भी नहीं कि नहीं हो रहा है। सो दिस इज व्हाट प्लेइंग सेफ। बुक फॉर द लॉसेस इमीडिएटली बट नॉट बुक फॉर द प्रॉफिट्स इमीडिएटली। और ये हमारा प्रिंसिपल है प्रूडेंस का, कंजर्वेटिज्म का, जो बात करता है समझदारी की। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रिंसिपल जो कि हमारा है प्रूडेंस का। बाकी के प्रिंसिपल पे एक बार हम नजर मार लेते हैं। ड्यूअल मेजरमेंट कंसेप्ट तो हमारे को ऑलरेडी पता है, जहां पर हम डबल इफेक्ट देते हैं, और ये डबल इफेक्ट हमें ऑलरेडी पता है। सो डेबिट एंड क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, हम बार्टर को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वही ट्रांजैक्शन जो मनी में मेजर की जा सकते हैं उन्हीं की बात करेंगे। और रियलाइजेशन कंसेप्ट जो कि हमारे पास एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दोनों पे लगता है, जहां पर हम बेसिकली रेवेन्यू को बुक करेंगे जब हम रियलाइज्ड कर लेंगे, रादर देन कि हमारे पास वो जब आएगा हम तब बुक करेंगे, ना कि हम तब बुक कर लेंगे जब हमने सेल कर दी। बट हम जब एक्रूअल कंसेप्ट की बात करते हैं तो एक्रूअल कंसेप्ट के चलते हम अपने पास आने वाले रेवेन्यू को जब हम कंडीशन सेल्स की पूरी कर देते हैं तो हम उसे बुक कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट प्लेइंग सेफ, जब हम बात करते हैं किसकी, कंजर्वेटिज्म की और प्रूडेंस के प्रिंसिपल की। तो यहां पर आपको दे रखा है प्लेइंग सेफ की जब हम बात कर रहे हैं, डू नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट्स बट बुक फॉर द लॉसेस इमीडिएटली। कंजर्वेटिज्म को प्रूडेंस का प्रिंसिपल भी कहा जाता है, दोनों नाम आपके लिए रेलेवेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर क्वेश्चन एक ट्रू फॉल्स का भी बहुत अच्छा बनता है, बट इसे समझने से पहले हम पहले यह समझेंगे सेल्स एंड लीजबैक अरेंजमेंट बेसिकली है क्या। अब यहां पर लेसर और लेसी के अरेंजमेंट की सबसे पहले नॉर्मली समझ लीजिए। हमारे पास लीज के अरेंजमेंट में दो पार्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी। अब ए ने कोई पर्टिकुलर एसेट रेंट पर दी, लीज का मतलब रेंट ही है, बट यहां पे जो एग्रीमेंट है उसे हम स्पेसिफिकली प्रोफेशनल टर्म्स में लीज बोल रहे हैं। ए ने कोई एसेट रेंट पर दी बी को, बी बदले में ए को क्या देगा, लीज रेंटल। भाई जाहिर सी बात है बी के पास एसेट खरीदने का पैसा नहीं है, बी के पास उतना पैसा नहीं है कि जो बी है वो एसेट को परचेस कर पाए, तो इसलिए जो बी है वो एसेट को रेंट पर ले लेता है, किससे, ए से, कई सालों के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है जो लीज की बात करता है, वहां पर आपको दो तरीके की लीज मिलेगी, फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। हम उतना अभी नहीं जा रहे हैं, बट हम बात करेंगे सेल्स एंड लीज बैक की। अब यहां पर जो मिस्टर ए है जिसने एसेट को किराए पर दिया है बी को, इसे हम बोलते हैं लेसर, और जिसने एसेट को लिया है किराए पे इसे हम बोलते हैं लेसी। और दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है ये बेसिकली एग्रीमेंट कहलाता है क्या,
लीज का एग्रीमेंट। ए के लिए लीज रेंटल इनकम है और बी को जो है वो एसेट जो है बेसिकली यूज करने के लिए मिल गई। दिस इज अ जनरली पर्टिकुलरली अ लीज एग्रीमेंट। अब ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, ऑपरेटिंग भी हो सकता है। फाइनेंशियल के लिए हमारे पास अलग कंडीशन आती है और ऑपरेटिंग के लिए अलग कंडीशन आती है जिसे हम देखेंगे। बट स्टिल अब लीज के अलग अलग टाइप्स होते हैं और हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं किसकी? सेल्स एंड लीज बैक की। ध्यान से यहां पर आप वर्ड को देखें, हमारे पास जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेल एंड लीज बैक। पहले यहां पर होगी सेल, उसके बाद वापस से लीज बैक मतलब एसेट को लीज पर ले लिया जाएगा। अगेन एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो पार्टीज हैं ए और बी। अब ए के पास, मिस्टर ए के पास बेसिकली जो एसेट उसे बिजनेस में चाहिए वो तो है, लेकिन रॉ मटेरियल खरीदने का पैसा नहीं है, लेबर को वेजेस पे करने का पैसा नहीं है। तो मिस्टर ए की अगर हम बात करें तो यहां पर मिस्टर ए के लिए हम बोल रहे हैं मिस्टर ए इज हैविंग अ मशीन। मिस्टर ए के पास एक मशीन है फॉर रुपीज 60 लाख, जो कि चाहिए बिजनेस में, विच इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस, जो कि मिस्टर ए को बिजनेस में चाहिए अपना बिजनेस करने के लिए। जो भी वो फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए ए को वो मशीन चाहिए। बट डू नॉट हैव फंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल। अब मिस्टर एक्स के पास मशीन जो बिजनेस में चाहिए वो तो है, लेकिन वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए पैसा नहीं है। कहने का मतलब क्या है? मशीन है, रॉ मटेरियल खरीदने का पैसा नहीं है। मशीन है, लेबर को हायर करने का पैसा नहीं है। क्या मैं बिजनेस स्मूथली कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने जब क्रेडिटर्स को, सप्लायर को पैसा नहीं दूंगा टाइम पर, तो मुझे कोई रॉ मटेरियल उधार नहीं देगा। मिस्टर ए ने सोचा क्यों ना ये मशीन बेच दी जाए मिस्टर बी को। मशीनरी सेल कर दी, सोल्ड फॉर रुपीज, मशीनरी बेच दी फॉर रुपीज, वैल्यू थी 60 लाख और 60 लाख में ही बेच दी। और बी ने ये पर्टिकुलरली मशीन खरीद ली और ए को दे दिए 60 लाख। अब मेरा आपसे सवाल ये है, क्या ए बिजनेस अब स्मूथली कर पाएगा? हाँ कि ना? पहले दिक्कत क्या थी? मशीन थी, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा नहीं था। 60 लाख आ गए, मशीन चली गई। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। जब अब वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा है लेकिन मशीनरी के लिए अब कहां से मशीनरी आएगी? अब रॉ मटेरियल खरीद लूंगा तो प्रोसेसिंग कैसे करूंगा? तो यहां पर पहले सेल करा, अब बी से ये एसेट वापस किराए पे ले लेगा मिस्टर ए एंड लीज बैक, वापिस आ जाएगी किसके पास? ए के पास। अब ध्यान से समझो, यहां पर जो बेसिकली हमने पहले वाला एग्जांपल लिया था, लेसर कौन था? लेसर वो था जो एसेट का हमारे पास ओनर था। लेसर वो था जो हमारे पास एसेट का ओनर था। और जब ए ने इस वाले केस में ये मशीनरी बी को बेच दी है तो यहां पर ओनर कौन बन गया है? यहां पर ओनर बन गया है बी। अगर बी बन गया है ओनर और अब ये एसेट बी किराए पे दे देगा ए को, तो यहां पर जो लेसर है वो कौन बन जाएगा? लेसर बन जाएगा ओनर बी। और मिस्टर ए एसेट को ले रहा है किराए पे, तो ये क्या होगा? लेसी। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये पहले से डिसाइड होगा जब ए बी को कह रहा है कि ये एसेट तुम्हारी, लेकिन मैं बदले में इस पे तुम्हारे से इसको वापस से किराए पर ले लूंगा। ये इनके बीच में पहले से फिक्स होगा। आप ये मत सोचिएगा सर बाद में बी ने मना कर दिया, तो ये खाली एक पेपर ट्रांजैक्शन है। पहले मशीनरी ए की फैक्ट्री में थी, वो फैक्ट्री में ही रहेगी, एक्चुअल में मशीन का यहां पर मूवमेंट नहीं होगा बी के पास। ये मशीनरी ए की फैक्ट्री में ही रहेगी। दिस इज ओनली अ पेपर ट्रांजैक्शन और सारी टर्म्स एंड कंडीशन पहले से ही डिसाइड रहेंगी। अब यहां पर दो एग्रीमेंट होंगे। नंबर एक, पहले तो मशीनरी को सेल किया जाएगा और बाद में जिसको बेचा है उसके साथ एग्रीमेंट करके मशीन को वापस ले लिया जाएगा। अब ये होता है सेल एंड लीज बैक। अब चलते हैं अपने सवाल पर। सवाल हमें कह रहा है सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इज सुटेबल फॉर लेसी। अगर मैं यहां पर वर्ड लेसर लिख दूं ना,
तो ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। यहां पर ध्यान से देखना, ट्रू फॉल्स का जब क्वेश्चन आएगा सेल्स एंड लीज बैक लेसी के लिए प्रेफरेबल होता है। लेसर के पास तो यहां पर एक इनकम जनरेट हो रही है लीज रेंटल के फॉर्म में। हमारे केस में लेसर कौन था? बी। ए के पास मशीनरी तो थी लेकिन रॉ मटेरियल खरीदने का पैसा नहीं था, लेबर पे करने का पैसा नहीं था। मतलब ए के पास कौन सी समस्या थी? ए के पास लिक्विडिटी की समस्या थी, या ए के पास बहुत ज्यादा सरप्लस फंड था, ए के पास हाई प्रॉफिट था, या ए के पास ना प्रॉफिट था ना लॉस था? प्रॉफिट और लॉस की तो हमने कहीं चर्चा ही नहीं करी। ए के पास रॉ मटेरियल खरीदने का पैसा नहीं था, ए के पास लेबर को पैसे नहीं थे पे करने के लिए, तो ए के पास क्या समस्या थी? ए के पास समस्या थी लिक्विडिटी की, कैश क्रंच की। जो 60 लाख रुपए आए, लिक्विडिटी आ गई और मशीन किराए पर ले ली, अब आउटपुट भी बन जाएगा और सप्लायर को पेमेंट भी हो जाएगी। तो लेसी के लिए ये अरेंजमेंट है किस टर्म्स में? लिक्विडिटी क्राइसिस की टर्म्स में। आई होप द लॉजिक इज क्लियर टू एवरीवन। और ये है आपके पास सेल्स एंड लीज बैक अरेंजमेंट। एक बार दोबारा से देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो प्लीज आप यहां पर पूछ सकते हैं। 2 एग्रीमेंट होंगे, खाली पेपर ट्रांजैक्शन होगी, एक्चुअल में यहां पर मशीनरी का मूवमेंट नहीं होगा। दोनों के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन पहले से प्रिपेयर रहेंगी। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा मास्टर लीज और लीवरेज लीज, फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, हम आगे भी इसकी चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। दिस इज द पार्ट ऑफ सेल्स एंड लीज बैक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से हमें उस ऑप्शन को चुनना है जहां पर जो सी लिमिटेड है वो ए लिमिटेड की सब्सिडरी हो। हाँ जी, तो यहां पर ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। पहले हम कंसेप्ट समझते हैं होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशनशिप को, फिर हम बात करेंगे किसकी? अपने क्वेश्चन की। तो होल्डिंग सब्सिडरी की अगर हम बात करें, कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी अगर दूसरी कंपनी में 50% या उससे ज्यादा की इक्विटी शेयर एक्वायर्ड कर ले, या उसके पास पावर आ जाए टू कंट्रोल द पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, तो हमारे पास रिलेशनशिप आता है किसका? होल्डिंग सब्सिडरी का। जैसे मान लीजिए ए कंपनी है और ए कंपनी ने बी कंपनी में होल्ड करी है 60% की ओनरशिप, तो ए कंपनी जो कहलाएगी वो कहलाएगी होल्डिंग, और जिसे हम बोलते हैं साथ में पेरेंट कंपनी, और बी कंपनी जिसको एक्वायर्ड किया है, जिसके शेयर खरीदे हैं, इसको हम बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। AS 21 कंसोलिडेशन की बात करता है साथ में, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो यहां पर इसके बाद 50% से ज्यादा आना का शेयर जरूरी है। अब यहां पर मान लीजिए अगर बी जो है सी में होल्ड कर ले 80%, तो यहां पर क्या होगा? बी जो है होल्डिंग है किसका? सी का। बी जो है होल्डिंग है सी का। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट कहलाता है चेन सब्सिडरी का। जो ए है वो होल्डिंग बन जाएगा बी का और साथ ही साथ सी का। एक तो यहां पर ये सिनारियो हो गया, सी सब्सिडरी है बी की और बी सब्सिडरी है ए की। सी सब्सिडरी ए की भी कहलाएगी बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द चेन सब्सिडरी। अब एक चीज यहां पर और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए ए का बी में जो स्टेक है वो है 60%, बी का सी में जो स्टेक है ये है 35%, और ए का जो सी में स्टेक है वो है 20%। अब यहां पर क्या ए के पास सी को कंट्रोल करने की पावर है? ए के पास बी में जो स्टेक है वो 60% है, बी के पास सी का जो स्टेक है वो 35% है। बी के पास मेजॉरिटी तो नहीं है। अब बी का ये 35% इनडायरेक्टली किसका? ए का। और ए के पास टोटल स्टेक कितना आ गया? 55। मतलब ए इज ऑल्सो होल्डिंग ऑफ सी। जो ए है वो सी की होल्डिंग है, क्योंकि ए के पास टोटल कंट्रोल थ्रू इट्स सब्सिडरी इज एक्सीडिंग 50%। तो चाहे मेरे पास कंट्रोल पूरा का पूरा अपने लेवल पे हो या फिर मेरी अपनी सब्सिडरी के थ्रू हो, तो भी मेरे पास होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप बनेगा ही बनेगा। तो इस सिनेरियो में अब आप यहां पर देख सकते हैं इनमें से कौन सी सिचुएशन में सी लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी कहलाएगी होल्डिंग ए लिमिटेड की। एक बार रीड करेंगे ऑप्शन को। ए लिमिटेड होल्ड करता है 75% शेयर इन बी और बी लिमिटेड होल्ड करता है 25% शेयर इन सी। तो क्या ए के पास सी में
50% से ज्यादा का कंट्रोल आ रहा है? नहीं आ रहा। बी के पास जितना कंट्रोल है 25 इनडायरेक्टली ए के पास उतना ही आएगा, तो यहां पर तो होल्डिंग सब्सिडरी बना नहीं। ए लिमिटेड 75% शेयर होल्ड करता है, ए इज अ होल्डिंग ऑफ बी एंड 25% शेयर इन सी। अब ए का सी में 25% शेयर है। अगर हम इसको ड्रॉ करें यहां पर, तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है ए का जो बी में कंट्रोल है, जो बी में शेयर है वो 75% है, और ए का जो सी में कंट्रोल है वो 25% है। तो यहां पर बी का सी का कुछ भी नहीं है आपस में, तो ए और सी के बीच में क्या होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप बना? नहीं बना, क्योंकि 50% से ज्यादा का शेयर है ही नहीं। हाँ, ऊपर वाले केस में बी का सी के साथ था। ए लिमिटेड होल्ड करता है 75% शेयर इन बी लिमिटेड। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड होल्ड 25% एंड 30% शेयर इन सी लिमिटेड। बी का है 30, ए का है 25, मतलब कहीं ना कहीं टोटल स्टेक ए के पास कितना आ गया? 55। तो ये आपके पास हो सकता है सब्सिडरी का केस, ए का रिलेशनशिप किसके साथ? सी के साथ। ए लिमिटेड होल्ड 75% इन शेयर इन बी लिमिटेड, सी लिमिटेड होल्ड करता है 25% शेयर इन बी लिमिटेड। तो यहां पर तो जो बेसिकली सिनेरियो यहां पर क्या है, अगर आपको आंसर डी करना होता तो क्वेश्चन बदलना होता। आपसे अगर यह पूछा जाता इसमें से किस सिचुएशन में बी लिमिटेड की 100% शेयरिंग अदर कंपनी के पास है, तो वो कौन सा ऑप्शन है? डी। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि जो बी लिमिटेड है उसके पास अपना कुछ भी स्टेक नहीं है, कुछ हिस्सा ए के पास है और कुछ हिस्सा सी के पास है, बट पेरेंटल रिलेशनशिप ए और बी के बीच का है, क्योंकि 75% शेयर ए के पास है। बट ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, हमारे आंसर का पार्ट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप लॉजिक इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ जी, किसी का कोई डाउट यहां पर? चलें आगे। सो दिस इज सो सिंपल। होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप आपके लिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये सारी चीजें हैं जो होल्डिंग सब्सिडरी में आपके लिए रेलेवेंट रहती हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास आता ही आता है होल्डिंग सब्सिडरी का, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिसंबर 2022 शिफ्ट 1 का सवाल है और सिंपल सा सवाल है। इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज लॉन्ग टर्म डेट पे दिया है 20,000, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताना है अगर इंटरेस्ट इनकम का टैक्स का रेट है 60%। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आई होप आप सबको ऑलरेडी याद है, रेशियो के प्रैक्टिकल जरूर कर लीजिएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको बताता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हमारा जो ईबीआईटी है, वो कितने गुना है हमारे इंटरेस्ट का। जितना ये मल्टीपल होगा, जितना ये मैनिफोल्ड होगा, एक बिजनेस की परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी, सेफ होगी, मतलब डेट का बर्डन ज्यादा नहीं है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको बताता क्या है, हायर प्रॉफिट अगर हमारा होगा, जितना ज्यादा उतना ज्यादा हम सेफ सिचुएशन में है, बिकॉज हमारा प्रॉफिट इज एनफ टू पे फॉर द इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो ये आपको बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब हमें दो चीजें चाहिए, ईबीआईटी और इंटरेस्ट। एक बार हम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं यहां पर। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, हमारे पास आता है टैक्स, टैक्स नहीं ईबीटी, टैक्स तो अभी आप माइनस करेंगे। हाँ, कुछ बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा, मुझे पता है, पेपर का है तो प्रीवियस ईयर आप लोग कर रहे हैं, बट कुछ कंसेप्ट क्लैरिटी अगर आपको और फर्दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आए, यहाँ पर पेपर में बच्चों से गलती क्या हुई थी, ईबीआईटी की जगह ईएटी उठाया और यहाँ पर आंसर निकाल दिया। 1 लाख को माना ईबीआईटी, 20,000 इंटरेस्ट, आंसर आ गया 5। बट अब आप समझ रहे हैं गलती कहाँ पर है। हमें ये दे रखा है ईएटी 1 लाख और हमें 1 लाख नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें दिया है कितना, 20,000। अब हमें जाना है ईबीआईटी तक। तो यहां पर आप ध्यान से देखें, आपके पास ईबीटी में से हमने 60% माइनस कर दिया, ये अपने आप में 100% है, हमने 60% माइनस कर दिया, तो हमें जो ईएटी दिया है वो कितने परसेंट के लिए दिया है,
40% के लिए 1,40,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके पास ये 100 के लिए कितनी होगी वैल्यू, तो ये आप निकालेंगे जो कि आएगा कितना 2,50,000। 2,50,000 का 60% निकालेंगे तो ये इनकम टैक्स निकल कर आएगा। हमने पे करा 1,50,000 और ये हमारी 1,00,000 की रिमेनिंग वैल्यू हो गई। अब ईबीटी 250, इंटरेस्ट 20,000, मतलब हमारे पास जो ईबीआईटी है वो कितना है 2,70,000। अब यहां से आपका ये पर्पस सॉल्व हो जाता है। ईबीआईटी हमें दिया है 2,70,000, इंटरेस्ट हमें दिया है 20,000 सवाल में गिवन है, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का 13.5 टाइम्स। चीज़ों को प्लीज़ लर्न मत कीजिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा। अगर हम सिंपली यहाँ पर कर देंगे 1,00,000/20,000, तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये गलती करी थी जो आपने नहीं करनी है। बाकी के ऑप्शन देखेंगे 2,50,000 डिवाइडेड बाय 20,000 12.5, तो एग्जामिनर ने आपको गलती करने के हर जगह पे स्कोप दे रखे हैं, तो कोशिश करें एग्जामिनर के जाल में ना फंसें। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। और अगेन हमारे पास होल्डिंग सब्सिडरी का सवाल है जून 2021 में। एक क्वेश्चन तो जनरली हमारे पास आता ही आता है होल्डिंग सब्सिडरी का। हाँ जी, फॉर अ होल्डिंग कंपनी all pre-acquisition profit losses of the subsidiary company are dash, while all post-acquisition profit losses of a subsidiary company are dash। एक होल्डिंग कंपनी के लिए सहायक कंपनी मतलब सब्सिडरी कंपनी के सभी अधिग्रहण पूर्व लाभ हानि क्या कहलाते हैं, और सहायक कंपनी के अधिग्रहण के बाद मतलब पोस्ट एक्विजिशन के बाद लाभ हानि क्या कहलाते हैं, यह हमारा सवाल है। चलिए एक बार थोड़ा सा मैं आपको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं कि सवाल क्या कहना चाह रहा है। आई होप काफी बच्चे समझ गए होंगे, बट स्टिल हम इसको थोड़ा सा समझते हैं डायग्रामेटिकली। ये हमारे पास पर्टिकुलरली मान लीजिए डेट है 1 अप्रैल 2022, और यहां पर 60% शेयर 60% शेयर एक्वायर्ड बाय होल्डिंग को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एच से, इन एस लिमिटेड। और ये हमारा ईयर खत्म हो गया पर्टिकुलरली जब कंसोलिडेशन होगा 31 मार्च 2023 को, यहां पर होगा हमारा कंसोलिडेशन। अब जहां पर होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स एक्वायर करे सब्सिडरी में, इससे पहले कहीं ना कहीं सब्सिडरी अपना व्यापार कर रही होगी, सब्सिडरी अपना बिजनेस तो कर रही होगी। ऐसा तो है नहीं आज व्यापार खोला और आज ही होल्डिंग ने शेयर ले लिए। होल्डिंग को सब्सिडरी के शेयर कुछ अच्छे लगे होंगे, सब्सिडरी का व्यापार अच्छा लगा होगा, तभी तो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे। अब जिस डेट पर ये शेयर खरीदे गए वहां तक पर्टिकुलरली सब्सिडरी की बुक में जो पी एंड एल का बैलेंस आ रहा है, ये जो पी एंड एल का बैलेंस है एक्विजिशन की डेट तक का प्रॉफिट, ये कहलाता है कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट को ही हम बोलते हैं क्या, कैपिटल प्रॉफिट को ही हम बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक, ये है एक्विजिशन की डेट तक का प्रॉफिट, ये है एक्विजिशन की डेट तक का प्रॉफिट जो कि आपके पास है 1 अप्रैल 2022 तक का। ये 1 अप्रैल 2022 नहीं होगी, ये कोई भी डेट हो सकती है। कंसेप्ट ये है जिस दिन यहां पर मैं खड़ा हूं, इस दिन अगर मेरी कंपनी में जो पर्टिकुलरली होल्डिंग ने शेयर एक्वायर्ड करे, तो मेरी कंपनी में जो प्रॉफिट का हिस्सा है होल्डिंग के लिए वो कहलाएगा कैपिटल प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, एक्विजिशन तक की डेट का प्रॉफिट। इसके बाद सब्सिडरी क्या अपना व्यापार बंद कर देगी? सब्सिडरी मैं अपना व्यापार बंद कर दूंगा? नहीं, मैं अपना व्यापार चलाऊंगा गोइंग कंसर्न। आगे आने वाले समय में मैं जो प्रॉफिट कमाऊंगा एक्विजिशन के बाद, अधिग्रहण के बाद, वो कहलाएगा आपका रेवेन्यू प्रॉफिट, या फिर जिसे हम बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। मतलब आने वाला जितना मुनाफा हर साल जब तक मेरे पास सब्सिडरी के शेयर हैं, होल्डिंग के लिए वो प्रॉफिट क्या कहलाएगा? होल्डिंग के लिए वो प्रॉफिट कहलाएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को ही हम बोलते हैं क्या? रेवेन्यू प्रॉफिट। अब यहां पर एक डाउट आएगा, सर ये तो ठीक है, हमने ये करा क्यों?
क्योंकि जब हम कंसोलिडेशन करते हैं तब प्री के प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कुछ और करते हैं और पोस्ट के प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कुछ और करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, फिर भी हम आगे चल के इसकी डिस्कशन करेंगे। प्री के प्रॉफिट का यूज होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, जहां पर हम ये निकालते हैं कि जब मैंने सब्सिडरी में शेयर एक्वायर्ड करे तो मेरे लिए गुडविल कितना और कैपिटल रिजर्व कितना, वो होता है प्री के प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट ग्रुप रिजर्व का पार्ट बन जाते हैं, मतलब कंसोलिडेशन में ये ऐड ऑन कर दिए जाते हैं होल्डिंग कंपनी के P&L में, जिसका मतलब है होल्डिंग ने अपने व्यापार से इतना कमाया और सब्सिडरी के इन्वेस्टमेंट से इतना कमाया, तो वो ग्रुप रिजर्व का पार्ट बनते हैं। तो ट्रीटमेंट अलग अलग, इसलिए प्री और पोस्ट का जो हमारे पास बाइफर्गेशन है वो करना जरूरी है। अब चलते हैं अपने सवाल पर। लीजिए, सवाल पढ़ेंगे और आप मुझे अब इसका आंसर बताएंगे। आई थिंक मैंने आपका कंसेप्ट ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है। होल्डिंग कंपनी के लिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लॉसेस ऑफ सब्सिडरी कंपनी क्या है? ये कहलाते हैं कैपिटल। आप चाहें तो यहां पर प्री तो लिखा ही है तो मैं प्री तो लगाऊंगा नहीं, यहां पर ट्रीटमेंट पूछता, इनका ट्रीटमेंट क्या होता, तो आपके लिए फर्दर यहां पर पार्ट बनता क्या? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में यूज होते हैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए। और ऑल द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो ये हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू। ट्रीटमेंट पूछता तो ये हमारा कहां जाता? ये हमारा जाता ग्रुप रिजर्व में, होल्डिंग के प्रॉफिट में ऐड हो जाता। और हमारे पास क्या कुछ ऐसा आंसर है? कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉसेस दोनों को तो कैपिटल बोल नहीं सकते। पहले वाला कैपिटल है, दूसरे वाला रेवेन्यू है, तो ये भी गलत। पहले वाला रेवेन्यू, दूसरे वाला भी रेवेन्यू, ऐसा है नहीं। और हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल प्रॉफिट लॉसेस या फिर रेवेन्यू। तो पूंजीगत और राजस्व, आपके पास कैपिटल और रेवेन्यू का बाइफर्गेशन होगा। आंसर आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। शैल वी मूव ऑन? चलिए, हाँ, कंसेप्ट आप क्लैरिफाई कर लेंगे प्लीज। कंसेप्ट क्विक, पीछे नो कॉम्प्रोमाइज, और जो भी क्वेश्चन आ जाए उससे हमें फिर कोई दिक्कत है नहीं। लीजिए, एक और एग्जामिनर का सवाल करंट रेशियो से रिलेटेड, और हम इसका एग्जाम्पल बनाएंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा आपके पास सिचुएशन कुछ भी आ सकती है और आपने इन क्वेश्चंस को करना कैसे है उसका तरीका समझिए। आप क्वेश्चन को लर्न नहीं कर सकते, मतलब आपके पास सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, ऐसा नहीं है। अगर करंट रेशियो 2:1 2:1 है और इक्वल इंक्रीज होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में, तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पता है क्या है? 2:1। अगर ये 1:2 होता है, इक्वल इंक्रीज हो जाए, आपके लिए रिजल्ट बदल जाएगा। अगर ये बराबर होता है, इक्वल इंक्रीज हो जाए, आपके लिए रिजल्ट बदल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर ये नंबर। और मैं कितनी सिचुएशन लर्न कर सकता हूं? नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मुझे इस सिचुएशन को अपने प्रैक्टिकल सिनेरियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे जिससे मेरी करंट रेशियो 2:1 बन जाए, मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का डबल हो जाए। तो मैं करंट रेशियो, मान लीजिए करंट एसेट 2 लाख ले लेता हूं और करंट लायबिलिटी 1 लाख ले लेता हूं, और मेरी ये रेशियो डिफाइन हो गई कितनी? 2:1। आप 50,000 और 25,000 भी ले सकते हैं, आप 4 लाख और 2 लाख भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सबसे रिजल्ट सेम आएगा, तो उस चीज के लिए परेशान मत होइएगा। ठीक, अब आपके पास इक्वल इंक्रीज है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में। अब मैं यहां पर इक्वल इंक्रीज कर देता हूं, 20,000 कर देता हूं, 50,000 कर देता हूं, दैट इज नॉट मैटर। से 20,000 में करता हूं तो ये हो जाएगा 2,20,000 और ये मेरा हो जाएगा 1,20,000। इक्वल बोला है तो मैंने 20,000 ऊपर और नीचे दोनों जगह पर कर दिया। अब मेरी रेशो कितनी आएगी ये आप बताएंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर इक्वल करना है और ज्यादा कर दीजिए। मान लीजिए मैं 1 लाख का कर देता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 लाख, 2 लाख जमा 1 लाख, और ये मेरे पास हो जाएगा 2 लाख। आपने इक्वल करना है, कुछ भी लीजिए, 10,000 और 10,000, 50,000 और 50,000, 1 लाख और 1 लाख। मेरी रेशियो क्या आ रही है? यहां पर मेरी रेशियो आ रही है 1.50। यहां पर मेरी रेशियो आ रही है 11/6, 1.8 समथिंग। मेरी रेशियो क्या हो गई? कम हो गई, घट गई। अब यहां पर हमें लगता है इक्वल इंक्रीज है तो रेशियो पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इफेक्ट आपको देखना पड़ेगा, और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? डिक्रीज इन द करंट रेशियो। अब आपको इस सवाल को करने के लिए
ऐसे मल्टीपल सवाल मल्टीपल रेशियो में बन सकते हैं। इनको करने का तरीका यही है, पहली बार हो सकता है आपको टाइम लगे, बट आप यूज टू हो जाएंगे। इट विल ओनली टेक 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लेगा, बट यस आप आंसर श्योरिटी के साथ मार्क कर पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। सो हमारे पास जो रेशियो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट द अजम्पशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का एक और है, जहां पर हम इकोनॉमिक्स में भी मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हैं। सो कुछ सवाल हैं जो आपके पास, मुझे लगा कि आपके पास यहाँ पर कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, और इसलिए कॉस्टिंग के 1-2 सवाल हमारे पास हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मार्जिनल कॉस्टिंग की अजम्पशन नहीं है। देखें जरा, पहले मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट समझ लीजिए। मार्जिनल कॉस्टिंग के कंसेप्ट में हमारे पास है क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम अपने पास कुछ चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट, हम कितने यूनिट बेचें कि हमारा प्रॉफिट लॉस ना हो, हम कितने रुपए की सेल करें फ्यूचर में कि हमारा प्रॉफिट 5 लाख रुपए का हो जाए, हम कितने का मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे रहना चाहते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में। तो इन सब के लिए मेरे को कोई प्रॉफिट लॉस ना हो, मेरे को इतना मुनाफा हो जाए इतनी सेल होने पर, मेरे पास इतनी वेरिएबल कॉस्ट आए, इससे ज्यादा ना आए, इसके लिए मैं अपने पास कुछ एनालिसिस करता हूं। तो यहां पर जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए मेरा प्रोडक्ट कितने में बिकेगा, मतलब सेलिंग प्राइस, मुझे ये चाहिए मेरा प्रोडक्ट कितने में बनकर तैयार हो जाएगा, मतलब वेरिएबल कॉस्ट, मुझे ये चाहिए जिस पीरियड की मैं बात कर रहा हूं इस पीरियड में मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितने आने वाली है, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, सेल्स प्राइस चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को ये डाटा नहीं पता होगा मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा। मेरे को सारा डाटा मिल गया, मैंने यहां पे कैलकुलेशन कर ली, मैंने कहा आने वाले 1 महीने में अगर मैं 5000 यूनिट बेचूंगा तो ना तो मेरा मुनाफा होगा ना घाटा होगा, प्रोवाइडेड मेरा प्रोडक्ट इतने में ही बिकेगा जो आज है, मेरा प्रोडक्ट इतने में बनकर तैयार हो जाएगा जितना आज मेरे पास बनकर तैयार हो रहा है, मेरी फिक्स कॉस्ट इतनी ही रहेगी, लैंडलॉर्ड फैक्ट्री का रेंट नहीं बढ़ाएगा, गवर्नमेंट बिजली के बिल नहीं बढ़ाएगी, मतलब मैं मानकर चल रहा हूं ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट। अगर एक भी चीज मेरी चेंज होगी तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। ये मार्जिनल कॉस्टिंग की कुछ अजम्पशन है जो हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालने से पहले लेते हैं। और अब यहां पर ये तो आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं, बट इनडायरेक्टली देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड। मैं मान के चलूंगा टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, मैं मान के चलूंगा रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस हैं इनपुट के वो कांस्टेंट रहेंगे, मेरे पास जो लेबर की परफॉर्मेंस है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब धीरे धीरे वैसे लेबर की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, लर्निंग कर्व हमारे पास धीरे धीरे लर्निंग होती है, हम चीजों को ज्यादा स्पीड से करते हैं, हम मान के चलते हैं लेबर की कोई लर्निंग कर्व ही नहीं होगा, मतलब लेबर अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मुझे वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रखनी है। तो कुछ अजम्पशन हम यहां पर लेकर चलते हैं और उसी के चलते हमारे पास जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कैलकुलेट होता है, और ये हमारे पास अजम्पशन है जो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली अजम्पशन, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 2 सेग्रीगेशन होंगे, मतलब हमारे पास यहां पर सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कोई भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी, दैट इज अजम्पशन नंबर 1। नंबर 2, वॉल्यूम इज द ओनली फैक्टर जो कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करेगा। वॉल्यूम मतलब हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट यूनिट के चलते बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, जो मैंने आपको बताया था। अगर मेरे यूनिट्स बढ़ जाएंगे तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट टोटल बढ़ जाएगी। आप इसी वजह से वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कुछ ऐसा देखते हैं, यहां पर नंबर ऑफ यूनिट जब बढ़ेंगे तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, दैट इज अजम्पशन नंबर 2। ऑल्दो हो सकता है अगर मेरे पास प्रोडक्शन एफिशिएंसी है, लेबर का लर्निंग कर्व है, तो शायद मेरे पास उस स्पीड से ना बढ़े, बट मैं मान के चलूंगा बिगनिंग में वो पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी। सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहेगा, ये हमने बात कर ली, जिस वजह से कंट्रीब्यूशन भी कांस्टेंट रहता है। टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, ये भी हमने चर्चा कर ली। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, हमने डिस्कस कर लिया। कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहेगा, मतलब मैं जितने यूनिट बनाऊंगा सारे के सारे मैं बेच दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है इतने यूनिट बेचने हैं तो मैं उससे ज्यादा रॉ मटेरियल ही नहीं खरीदूंगा। तो इस सिनेरियो में मेरे पास जो प्रोडक्शन है वो सेल्स के इक्वल रहेगी, तो मेरे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं रहेगा। और लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट, रेवेन्यू और कॉस्ट का रिलेशनशिप कैसे है? जब मैं यूनिट्स बना रहा हूं, मैं बेचने के लिए बना रहा हूं या अगले साल में स्टोर करके रखूंगा?
अगर मैं स्टोर करके रखता तो रख नहीं सकता क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। मतलब जो मैं यूनिट्स बना रहा हूं वो डेफिनेटली बिकेंगे। तो कॉस्ट अगर मेरी बढ़ रही है वेरिएबल कॉस्ट के चलते तो डेफिनेटली मेरा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? लीनियर रिलेशन है। अगर क्लोजिंग स्टॉक होता तो शायद ये रिलेशनशिप लीनियर होता ही नहीं। तो जो मैं यूनिट्स बना रहा हूं डेफिनेटली मेरे पास वो बिकेंगे ही बिकेंगे। अगर मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो मतलब मेरा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, बिकॉज कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। और आपसे पूछा है इनमें से कौन सी अजम्पशन मार्जिनल कॉस्टिंग की नहीं है। ध्यान से रीड करेंगे। ये है बिल्कुल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। मुझे तो कुछ डाउट आ रहा है इस पे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, हमने पढ़ लिया। सेलिंग प्राइस रिमेन अनचेंज, हमने पढ़ लिया। फिक्स कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल कांस्टेंट है। पर यूनिट अगर आप बात करेंगे तो पर यूनिट आपकी फिक्स कॉस्ट वेरी करेगी, क्योंकि आपके पास टोटल कांस्टेंट है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करेंगे तो वो अलग अलग आएगा। तो ये हमारी अजम्पशन नहीं है। इसके लिए और क्या अजम्पशन हो सकती है? टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, लेबर की परफॉर्मेंस कांस्टेंट रहेगी, लर्निंग कर्व लेबर के केस में अवेलेबल नहीं रहेगा, और आपके पास किसी तरीके की एफिशिएंसी वेरिएबल कॉस्ट में नहीं होगी। ये हमारे पास और अजम्पशंस हो सकती हैं। ठीक, सो दिस इज द पार्ट। कौन सी अजम्पशन नहीं है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है? तो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज आती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। खाली फाइनेंसिंग की बात करेंगे तो फाइनेंसिंग के लिए हमारे पास कीवर्ड क्या है? हमारे पास कीवर्ड है सोर्सेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी से पैसा आया, प्रेफरेंस से पैसा आया, या फिर हमारे पास डिबेंचर से पैसा आया, या हमने अपने शेयर को बायबैक कर लिया, या प्रेफरेंस वाले शेयर को रिडीम कर लिया, डिबेंचर को रिडीम कर लिया। ये हमारे पास इनफ्लो और आउटफ्लो आ गए। और साथ ही साथ क्या आएगा? एंड कॉरस्पॉन्डिंग देयर सर्विस कॉस्ट। जो मुझे डिविडेंड देना है, जो मुझे इंटरेस्ट देना है, वो आपके पास आएगा। तो यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू फाइनेंसिंग? शेयर इशूड फॉर कैश, is it a financing? Yes. Dividend distributed to shareholder and their service cost, इंटरेस्ट का पेमेंट और डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आएगा। सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी की बिक्री इन्वेस्टिंग में जाएगा। और ये हमारे पास क्या है? इनफ्लो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, दैट इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हमारे पास आउटफ्लो है, हमारे पास रीपेमेंट हो रही है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपके पास बेसिकली नॉन कैश आइटम है, डायरेक्ट मेथड में मिलेगा नहीं, इनडायरेक्ट मेथड में आपको P&L में ऐड होता मिलेगा। ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट है ये, तो हमारे पास ये ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट का पार्ट है। फाइनेंसिंग का यहां पर कुछ भी लेना देना नहीं है। तो 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, A, B और D, और हमारा आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी। सो सिंपल। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। हाँ जी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये हमारे पास है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट, जहां पर हम बात करते हैं अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर सोर्सेस की, और साथ ही साथ उनके सर्विस कॉस्ट की, जैसे इंटरेस्ट और डिविडेंड की पेमेंट। लो, ये आया है बढ़िया सवाल। गुडविल निकालनी है हमें, गुडविल। और गुडविल के लिए कौन सा मेथड है? एन्यूटी मेथड। 2021 से पहले ये सवाल आपके पेपर में कभी एन्यूटी मेथड नहीं आया। तो हमारे पास टोटल जितने भी मेथड हैं गुडविल के, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप स्किप कुछ भी नहीं कर सकते। हमें नेट प्रॉफिट दिया है व्यापार का इनकम टैक्स के बाद। अगर इनकम टैक्स से पहले होता तो आपको टैक्स माइनस करना पड़ता, ध्यान रखिएगा। पिछले 5 सालों का 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,25,000 और 2 लाख, ये हमारे पास प्रॉफिट है। ठीक, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें बिजनेस में दे रखी है 10 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया है 10%। तो आपको एन्यूटी मेथड में हमें एन्यूटी फैक्टर तो दे रखा है। अगर ये नहीं दे रखा होता, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जैसे कैपिटल बजटिंग में यूज करते हैं, आप वैसे निकाल लेंगे, इसकी कोई समस्या नहीं है। और हमें यहां पर चाहिए सुपर प्रॉफिट, क्योंकि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है सुपर प्रॉफिट से।
तो पहले तो हम देखें, अगर हमारा कॉम्पिटिटर है या जो नॉर्मल कोई और व्यापारी है वो 10 लाख पे 10% कमाता है, मतलब यहां पर हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना, नॉर्मल प्रॉफिट की समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। नॉर्मल कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब हमारे पास जो इंडस्ट्री है जिसमें हम व्यापार कर रहे हैं, जिसमें कॉम्पिटिटर हमारा काम कर रहा है, वो 10 लाख डालकर 1 लाख कमाता है। हमने जो कमाया 5 साल में 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,25,000 और 2 लाख, मतलब ये हमारे पास कहीं ना कहीं 5 सालों का हर साल का प्रॉफिट है। तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ऑन एन एवरेज हमने पिछले 5 सालों में कितना कमाया, तो 1,80,000 और 1,20,000, 3 लाख, 3 और 2 5 लाख और 1 6,25,000। तो हमने जो कमाया ऑन एन एवरेज 6,25,000 डिवाइड बाय 5, हमने ऑन एन एवरेज कमाया कितना, 1,25,000। हमारा कॉम्पिटिटर कमा रहा है 1 लाख, हम कमा रहे हैं 1,25,000। तो हम कॉम्पिटिटर से बेहतर हैं, हम कॉम्पिटिटर से बेटर हैं, हम कॉम्पिटिटर से बेहतर जो कमा रहे हैं उसे हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। मतलब हमारा सुपर प्रॉफिट कितना, 25,000। और ऐसा हम आने वाले सालों में भी करेंगे, 5 साल के लिए, जिसमें हमारे को फैक्टर दे रखा है 3.7907, जो कि हमारा है एन्युटी फैक्टर। तो 25,000 गुणा 3.7907, तो तकरीबन 75 आय का आ जाएगा और आपके पास 32, उससे भी पार जाएगा, 1 लाख से नियर अबाउट आएगा। और ये रहा हमारा आंसर 94,770। आप चाहे तो कैलकुलेशन कर लेंगे, बट स्टिल थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा। ये हमारा आंसर 94,770। ठीक, चलें अगले सवाल पर। हाँ, स्पष्टीकरण हमने पीछे डिस्कस कर लिया। फंड फ्लो स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी पर्टिकुलर स्टेटमेंट वैलिड नहीं है? पहले कंसेप्ट को समझ लें। हम एक तरफ बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक तरफ बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्या हमारे पास फंड फ्लो स्टेटमेंट का कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। क्या वो मैंडेटरी है? नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है। क्या वो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? कौन? फंड फ्लो स्टेटमेंट? नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। और फंड फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, कोई बनाना चाहे तो बना सकता है। अगर मैंडेटरी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, तो एक्सटर्नली क्या मैं किसी के फंड फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट रखूंगा? नहीं रखूंगा। जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ही नहीं है, अगर मेरे को इंटरेस्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का P&L, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, ये आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट कहीं है नहीं। इसका मतलब वो एक्सटर्नली रिपोर्ट नहीं होता। कुछ कंपनीज अगर बना भी लेती हैं तो वो इंटरनली बनाती हैं। और किस लिए बनाती हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट फोकस करता है लिक्विडिटी पोजीशन पर, फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है सोर्सेज और एप्लीकेशन। एक पर्टिकुलर पीरियड में कहां कहां से फंड का अरेंजमेंट करा, क्या क्या फंड के सोर्सेज हुए, और एप्लीकेशन कहां कहां हमने अपने पर्टिकुलर फंड को यूटिलाइज करा। मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, मतलब एक्सटर्नली रिपोर्ट करने में उसकी कोई रेलेवेंस है नहीं। लॉजिक आप देख भी सकते हैं, हमारे पास FFS का कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है भी नहीं। तो हमारे पास वैलिड स्टेटमेंट इनमें से क्या नहीं है, देखते हैं। इट इज प्रिपेयर टू नो द टोटल सोर्सेस, फंड्स का अरेंजमेंट और उनके यूजेस, उनकी एप्लीकेशन। यस, दैट इज ट्रू। डिविडेंड रिसीव्ड इज अ सोर्स ऑफ फंड। जब हमें डिविडेंड मिलेगा तो हमारे पास पैसा आएगा, तो ये अरेंजमेंट है, ये सोर्स है, बिल्कुल ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट। इट इज प्रिपेयर्ड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट। अगर ये मैंडेटरी होता तो मैनेजमेंट बनाती। अगर मैनेजमेंट को लगता है नहीं हमें चाहिए तो बनेगा, डिस्क्रिशन मैनेजमेंट की मर्जी पर। मैनेजमेंट को लगता है नहीं चाहिए, नहीं बनेगा। क्या कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है? नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है नहीं, तो इसका मतलब मैनेजमेंट की मर्जी है, बनाए तो बना ले, ना बनाए तो ना बनाए। इसका मतलब ये भी सही है। और हमें चाहिए था नॉट अ वैलिड। इट इज यूजफुल फॉर एक्सटर्नल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर ये एक्सटर्नल के लिए यूजफुल होता तो इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता। ये एक्सटर्नली यूजफुल है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमारे पास सही ऑप्शन नहीं है। डी इज नॉट द करेक्ट आंसर।
आई होप आप कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा बनता है कैश बेसिस पे, फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा बनता है एक्रूवल बेसिस पे। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास मिलेंगे सोर्सेज और एप्लीकेशन, कैश फ्लो में हमें मिलेगा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कैश फ्लो में हम बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड की, फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम बात करते हैं टी शेप की। कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमारा लिक्विडिटी के लिए और फंड फ्लो स्टेटमेंट है हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के लिए। तो दिस इज द पार्ट ऑफ सीएफएस एंड एफएफएस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सिंपल सवाल है, हमें निकालना है यहां पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर। प्रति शेयर कंपनी की कमाई कितनी आपको यह बताना है, प्रति शेयर कंपनी की आय कितनी। नेट प्रॉफिट दिया है, प्रेफरेंस शेयर दिया है, इक्विटी शेयर दिया है। फॉर्मेट बना लीजिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, सेम पेज पे हम बना लेते हैं। और हमें दिया है अर्निंग बिफोर टैक्स, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम माइनस करते हैं यहां पर टैक्स। टैक्स हमारे को रेट दे रखा है कितना, इंटरेस्ट होता तो हम ईबीआईटी से शुरुआत करते हैं, इंटरेस्ट की कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। टैक्स का रेट हमें दे रखा है कहीं 50% टैक्स का रेट हमें दे रखा है। और ये आता है हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस का डिविडेंड। प्रेफरेंस का डिविडेंड एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रेफरेंस का डिविडेंड एक्यूमुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए टैक्स के बाद आता है। और ये हमारे पास आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसके बाद हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से और हमारे पास आता है क्या, अर्निंग पर शेयर। फॉर्मेट मैंने बना दिया, नंबर डाल लीजिए और आंसर बता दीजिए। हाँ जी, हमें क्या क्या गिवन है, हमें ईबीटी गिवन है 1 लाख और हमारे पास टैक्स का रेट 50% है, तो हम यहां पर निकाल लेते हैं। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। 1 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड शेयर कैपिटल 10%, मतलब ये आ जाएगा 10,000। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 1,10,000 का एक शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे हमारे पास 10,000। इससे आसान सवाल 2022 में आपको मिलेगा नहीं लग रहा है। हाँ, टैक्स माइनस करेंगे 50%, तो 50% मतलब 50,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स 50,000। प्रेफरेंस का डिविडेंड 10,000 माइनस कर दिया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 40,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000, मतलब अर्निंग पर शेयर 4। अर्निंग पर शेयर 4। अब पता नहीं तुम लोगों ने इस सवाल में अगर करा होगा कुछ गलती करी या नहीं, बट ये गलती लायक सवाल था नहीं। सिंपल फॉर्मेट बनाएंगे और ये आपका अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। ये आपका सवाल अकाउंटिंग का और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दोनों जगह पर कवर्ड होता है, जहां पर आप इजीली इसको समझ पाए। चलिए, ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर हमारे पास कुछ इन्वेंट्री से रिलेटेड, इन्वेंट्री के लेजर से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है। एक बार पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री दी है 6 लाख की, परचेज दी है 34 लाख के, सेल्स दी है 48 लाख की। हो सकता है हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़े, कुछ इंफॉर्मेशन से ऐसा ही लग रहा है। ईयर एंड पर इन्वेंट्री की जो वैल्यू है फिजिकल स्टॉक टेकिंग, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री की हमारे पास वैल्यू दे रखी है, जो कि है 3,25,000। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कांस्टेंट है 25% पे। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट, कंपनी की मैनेजमेंट को शक है, सस्पेक्ट है कि कुछ इन्वेंट्री एक नए एम्प्लॉय ने चोरी कर ली है, पिलफर्ड कर ली है। तो यहां पर कंपनी के मैनेजमेंट को, प्रबंधन को शक है, संदेह है कि कुछ इन्वेंट्री किसी नए कर्मचारी ने चुराई है। आपको बताना है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मिसिंग इन्वेंट्री, कितने की इन्वेंट्री उस नए एम्प्लॉय ने चुराई है, हमें यह बताना है। ये अकाउंट्स का सवाल है, ये लॉजिकल रीजनिंग है। लेजर बनाएंगे और इस सवाल को देखेंगे हम। सो दिस इज व्हाट, कि हम किस तरीके से, अगर नया क्वेश्चन आए तो हमें कैसे करना है। हम सिंपल अपना लेजर बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हमें मुनाफा परसेंटेज दे रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट की हमारे पास जानकारी है। तो हम एक बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन निकल कर आती है क्या। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। हाँ, अभी पता नहीं, मैं भूल गया कितनी है। परचेज हमारी यहाँ पर आ जाएगी और सेल हमारे पास इधर आ जाएगी और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास इधर आ जाएगा
और कंपनी का मुनाफा 25% था, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इधर आ जाएगा। और हमें बताया गया था कि कंपनी अपने रेवेन्यू पर, सेल्स पर 25% का मुनाफा कमाती है। बाकी हम पीछे से नंबर देखते हैं क्या क्या है। 6 लाख ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेज 34 लाख है और हमने 48 लाख रुपए की सेल करी है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। 6 लाख और ये 34 लाख और 48 लाख की हमने सेल करी है। मुनाफा भी तो कमाया होगा ना, 36 लाख की इन्वेंट्री है, बेची 48 लाख की है, क्लोजिंग स्टॉक कुछ ना कुछ बचा होगा। 48 लाख की सेल पे 25% मुनाफा जनरेट करा, मतलब कितना, 50% हो गया 24 और 25% हो गया 12, मतलब हमने प्रॉफिट कमाया 12 लाख। तो बताओ जरा इन्वेंट्री बची कितने की होगी? 34 और 6 40, 40 और 12 ये आ गया 52 लाख, और ये आ गया हमारे पास 52 लाख। मतलब हमारे पास इन्वेंट्री होनी चाहिए कितनी? हमारे पास इन्वेंट्री होनी चाहिए 4 लाख की, लेकिन सवाल कह रहा है कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 3,25,000। इसका मतलब इस कर्मचारी नए एम्प्लॉय ने कितने की इन्वेंट्री चुराई है? इन्वेंट्री दिखनी चाहिए थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 4 लाख, इन्वेंट्री दिख रही है 3,25,000। मतलब जो एम्प्लॉय है वो 75,000 की इन्वेंट्री चुपचाप जेब में डाल के घर निकल गया। हाँ जी, 75,000 रुपए की इन्वेंट्री जो है वो नए एम्प्लॉय के द्वारा गायब की गई है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 75,000। अब आप इसे अकाउंट्स का सवाल बोले या लॉजिकल सवाल बोले, बट स्टिल आप इस तरीके से एनालिसिस के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जहां पर आपके पास कुछ नई इंफॉर्मेशन आ गई बट हमारे पास लेजर हमें बनाने आने चाहिए तो हम सवाल को ईजिली कर पाएंगे। ठीक, 75,000 हमारे पास यहां पर आंसर बनेगा। चलिए, ओके, सो ये है आपके लिए होमवर्क का सवाल, और ये आपके लिए बहुत ही सिंपल सवाल है। तो मैं चाह रहा हूं आपके बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल भी धीरे धीरे कवर्ड हो जाए। और ये जून 2020 का सवाल है, मैंने अपने से नहीं दिया, और आप सवाल का लेवल देख भी सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आप यहां पर करेक्ट इक्वेशन बताएंगे वो क्या होगी, हम इस सवाल को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको यहां पर हिंट दे देता हूं कि आप साल के बिगिनिंग में, ड्यूरिंग द ईयर और क्लोजिंग कैपिटल के बेस पे इक्वेशन बनाइएगा, और उस बेस पे ओपनिंग कैपिटल में क्या फिट होता है ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ए बी सी या डी। ठीक, चलिए, ये था हमारा आज का कुछ बेसिक पार्ट। आई होप काफ़ी कंसेप्ट क्लैरिटी आपको हुई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ डाउट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।